हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीवी पुलिस एग्जाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तो जितने भी वीवी पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग का आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और जो नया स्टूडेंट है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखें तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर बतलाने का प्रयास सभी साथी करिएगा। कर रहा है बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला का जो है अद्भुत नमूना है डैश में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है मध्य प्रदेश में ये स्थित है। यानी बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला जो है रॉक कट आर्किटेक्चर जो है का अद्भुत नमूना जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर रहा है संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे। तो संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बतलाइएगा। तो संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे, तो ये पांड्य थे। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पांडे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे, तो आप सभी लोग को याद रखना है पांडे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो पल्लव राजवंश की राजधानी आप लोग को बतलाना है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी आप लोग को बतलाना है कहाँ थी, तो आप सभी लोग बतलाइएगा कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जो है पल्लव वंश की राजधानी थी। यानी पूछ ले आप लोगों से एग्जामिनर कि पल्लव वंश का कैपिटल कहाँ है, तो आप लोग बतलाइएगा कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पल्लव वंश के संस्थापक के नाम भी याद रख सकते हैं, जो है सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु आप लोग को याद रख लेना है, जो है पल्लव वंश के संस्थापक है। और ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। पल्लव वंश से रिलेटेड जितना भी जो पॉइंट है आप लोग याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है किताब उल हिंद का लेखक था। तो किताब उल हिंद के लेखक के नाम बतलाना है, जिसने अपनी पुस्तक में 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण किया है। यानी किताब उल हिंद में जो है ये 11वीं शताब्दी के भारत का जो है पूरा व्याख्या है इसमें। तो आप लोग को बतलाना है जो ये किताब लिखा गया है, यानी किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं किताब उल हिंद जो है फेमस क्वेश्चन है, ये अल बरौनी के द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा अल बरौनी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो है वेदरा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो आप लोग को बतलाना है जो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो युद्ध होता है जिसका नाम है वेदरा का युद्ध। तो आप लोग को बतलाना है वेदरा का युद्ध तो हुआ, लेकिन कब हुआ ये बतलाना है इसमें। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1759 ईस्वी में जो है वेदरा का युद्ध होता है। तो वेदरा का युद्ध किन दो शासकों के बीच होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिटिश सेना और जो है डच सेना के बीच होता है। यानी ब्रिटिश सेना और एकदम से डच सेना था, उसके बीच हुआ था वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। और 1764 ईस्वी में आप सभी लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध होता है। और जो है 1760 ईस्वी में जो है वांडीवास का युद्ध होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध आप लोग याद रखिएगा हेक्टर मुनरो दिन से 3 सैनिक जो है हेक्टर मुनरो और है 3 सैनिकों द्वारा जो है ये लड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के फर्स्ट यानी अनुच्छेद जो है 39 के क सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है, तो आप सभी लोगों को बतलाना है। तो आप लोग ये देखिएगा आर्टिकल जो बात कर रहा है जो है 39 के क बात कर रहे हैं। 39 के आर्टिकल जो है आप सभी लोग जानते हैं DPSP के अंतर्गत आता है। तो DPSP के अंतर्गत आप लोग आर्टिकल याद होगा जो है 36 से लेकर कितना तक आता है, तो 36 से लेकर 51 तक आता है। तो 36 से 51 तक के बीच ही में जो है 39 के क आएगा। तो आप लोग ऐसे भी इसका आंसर पकड़ सकते हैं बिना कोई पूरे क्वेश्चन को पढ़े हुए भी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाग पूछ ले तो भाग याद रखिएगा 4 के अंतर्गत आता है। और भाग 4 के अंतर्गत कितने से कितने आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल जो याद रखिएगा 36 से 51 तक आता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो यहाँ पर जो है ये आर्टिकल जोड़ा गया था 39 के ये जो आर्टिकल जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है।
तो चलिए यहाँ पर देखिएगा एक आर्टिकल लिखा है गया है 39 के डी। तो 39 के डी में देखिएगा समान वर्ग के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कोई भी कार्य अगर समान है तो उसका जो है सभी का वेतन भी समान दिया जाएगा। तो इसी के लिए आर्टिकल जो है 39 के डी जोड़ा गया, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल जो है 39 के डी भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो आप सभी लोग बताइएगा 1979 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जो जगह लिया था किसने लिया था? तो चरण सिंह ने स्थान लिया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक दिन भी सांसद नहीं गए, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। यानी इन्होंने चरण सिंह जो है एक दिन भी संसद भवन नहीं गए थे, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त का जो है महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो स्थानीय चुनाव करना। तो स्थानीय चुनाव करना आप सभी लोग जानते हैं राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। तो इससे जो है केंद्रीय चुनाव आयोग का जो है कोई मतलब नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव जो है ये कौन कराता है? तो जो है केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, दोनों कराता है, राज्य चुनाव भी कराता है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना ये दोनों का काम है, चुनाव का निरीक्षण करना ये दोनों का काम है। तो ये सारे दोनों का काम है, लेकिन बट वन आप लोग देखिएगा तो स्थानीय चुनाव कराना ये जो है राज्य चुनाव का एक काम है। और केंद्रीय जो है जो संघ का चुनाव होता है, जिसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सभी का चुनाव जो है कौन कराता है? मुख्यमंत्री हो गए, इन सभी का चुनाव जो है केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है आप सभी लोग जानते हैं नंदा देवी चोटी जो कहाँ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में, यूके में जो है नंदा देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो है 12 मासी नदी कौन सी है? यानी 12 महीने यानी सालों भर बहने वाली नदी आप लोग को बतलाना है प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की मात्र एक नदी आप लोग को याद रखना है जो 12 महीना बहती है, वो है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी आप लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर हैं। पंजाब में बड़ी संख्या में क्या है? तो अपलावन नहर है। इनमें जल कहाँ से आता है? तो आप लोग को बतलाना है ये जो अपलावन नहर है, यानी बहुत सारे नहर है, उन नहरों में जो है जल कहाँ से आता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सतलज नदी से जो है पंजाब के नहरों में जो है जल आता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है तिरुटिनी से होकर बहती है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा तिरुटनी से होकर कौन सी जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से होकर जो है कौन सी नदी बहती है? तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंदी। आपसे एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुटनी से होकर बहती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये नंदी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नंदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो जो है फसल की कटाई जो है खरीफ फसल की कटाई जो है ये सितंबर से अक्टूबर मंथ में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमाशिला बांध स्थित है? तो सोमाशिला बांध जो है किस राज्य में है? तो आप लोग इसका लोकेशन याद रखिएगा। तो ये किस राज्य में है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा आंध्र प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला में है? तो आप लोग याद रखिएगा नेल्लोर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो ये किसने बतलाया था? तो ये बताया था स्टेट यूनिवर्स बतलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट जो है यूनिवर्स बतलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर है भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है। तो तनाव की इकाई आप लोग को बतलाना है। तो तनाव का इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा पास्कल। तो तनाव का इकाई आप लोग क्या याद रखिएगा, पास्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग को सी याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भूस्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितना होती है। तो आप लोग को बतलाना है, किलोमीटर में बतलाना है। तो ये 36,000 किलोमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो समुद्र स्तर पर जो है पानी का क्वथनांक आप लोगों से पूछ ले तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो है समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस आप लोग को याद रखना है। इसी को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोग को याद रखना है। यानी डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। तो भारत में जो संचार क्रांति के लिए किन व्यक्तियों को जाना जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सैम पित्रोदा को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। यानी सूखी बर्फ को के नाम से जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है, सूखी बर्फ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा संस्था या समूह दिया है और यहाँ पर मुख्यालय दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सा संस्था जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा यहाँ पर IMF जो है कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा वाशिंगटन DC में है, यानी ये USA में है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा WTO जो है WTO आप लोगों को याद रखना है, जेनेवा में है। और उसके बाद याद रखिएगा ADB कहाँ है, तो फिलीपींस में है। और सार्क जो है, सार्क का मुख्यालय आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है, तो ये काठमांडू नेपाल में है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यानी जो है पहला का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पहला का बी के में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में भी लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है। उसके बाद दूसरा का देखिएगा, तो दूसरा का है, दोनों में लिखा है। तीसरा का देख लेते हैं, तीसरा का जो है डी हो जाएगा। तीसरा का डी इसमें नहीं लिखा गया है, तीसरा का डी इसमें लिखा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स ग्रुप का जो है सदस्य देश कौन नहीं है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का जो है सदस्य नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है श्री अरविंदो का जन्म डैश में हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था श्री अरविंदो का जन्म, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा कब हुआ था। तो आप सभी लोग बताइएगा जो है श्री अरविंदो घोष का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 ईस्वी में। तो 15 अगस्त 1872 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आइएगा, कर है बुक जो लिखा गया है इसका आप लोग को राइटर का नाम बतलाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को जो है होमवर्क के तौर पर रहेगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इस वीडियो के आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है इसका आंसर। तो आज जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ, आई होप कि सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है आप लोग के मन में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।